भारतीय संविधान की जब भी बात होती है तो उसके मुख्य शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस अनकही और मूलभूत कहानी को उजागर करने जा रहे हैं जो अक्सर इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई। हम बात कर रहे हैं माता रमाबाई अम्बेडकर की। दरअसल उनका संघर्ष और उनका वो खामोश बलिदान ही इस महान गाथा की असली नींव है। अब एक पल के लिए सोचने वाली बात है कि संविधान के निर्माता को आखिर वो असीम मानसिक और भावनात्मक ताकत मिली कहां से। देखिए, जब भी कोई महान ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होती है तो हमारा ध्यान हमेशा स्टेज पर खड़े इंसान पर ही जाता है। लेकिन ये सवाल हमें उस अदृश्य समर्थन की तरफ ले जाता है जिसके बिना शायद हमारे आधुनिक इतिहास की दिशा ही कुछ और होती। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, मूक शिल्पी यानी साइलेंट आर्किटेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है हाशिए पर रहने वाली महिलाओं का वो घरेलू और भावनात्मक श्रम जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई मुआवजा। लेकिन यही वो अदृश्य मेहनत है जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियों की जमीन तैयार करती है। बिल्कुल इसी चश्मे से हम रमाबाई जी के अतुलनीय योगदान को समझ सकते हैं। तो चलिए परिचय से शुरुआत करते हैं। एक मूक शिल्पी। हमारी ये चर्चा किसी अतिशयोक्ति या टीवी नाटकों पर नहीं बल्कि पूरी तरह से ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है। बचपन और घोर गरीबी। आइए देखते हैं कि शुरुआती संघर्ष की ये दास्तान शुरू कहां से होती है। उनके जीवन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। 1898 में रत्नागिरी जिले के वणंद गांव के एक बेहद गरीब महार परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता भीखू और रुक्मणी का साया सिर से उठ गया और फिर 1906 में मुंबई के भायखला मार्केट में महज 9 साल की उम्र में उनका विवाह 15 साल के भीमराव अंबेडकर से कर दिया गया। ये उस दौर के समाज की एक बहुत ही सच्ची और कड़वी तस्वीर है। ये कोई आम बचपन नहीं था। गहरी भूख, कदम कदम पर जातिगत अपमान, घर का भारी काम और स्कूल का तो जैसे नाम ही नहीं था। सोचिए जरा, उस दौर में एक बच्ची के लिए हालात क्या रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसी भयानक कश्मकश में लगातार सरवाइव करने से उनके अंदर एक ऐसा गजब का धैर्य और लचीलापन पैदा हुआ जो आगे चलकर एक पूरे समाज के काम आने वाला था। शिक्षा के लिए महान बलिदान, ये उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम और प्रेरणादायक हिस्सा है। जरा इस फासले को देखिए। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इतिहास रच रहे थे और दूसरी तरफ रमाबाई की हकीकत थी। मुंबई की भयानक गरीबी से लड़ना, सिर पर गोबर ढोना और हड्डियां तोड़ देने वाला शारीरिक श्रम करना। यह साफ साफ बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर के उन ऐतिहासिक मुकामों की कीमत रमाबाई के इसी अथाह घरेलू बलिदान से चुकाई जा रही थी। जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में थे तब घर की पूरी जिम्मेदारी रमाबाई ने अकेले उठाई, वो भी भयानक आर्थिक तंगी में। ऐसे भी दिन गुजरे जब घर में अन्न का दाना नहीं होता था और बीमारी का कोई इलाज नहीं। आसपास के लोगों ने खूब ताने दिए कि अपने पति को वापस बुला लो, अमेरिका जाने से रोक दो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ये दिखाता है कि गरीबी के कितने भी भारी बोझ तले क्यों न दबी हों, अपने पति के मिशन पर उनका भरोसा कभी नहीं डगमगाया। मातृत्व और गहरी त्रासदी, ये उनके व्यक्तिगत जीवन का वो पहलू है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। 4 ये महज एक नंबर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई के 5 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से 4 बच्चों की बचपन में ही मौत हो गई। गंगाधर, रमेश, राजरत्न और इंदु, इन चारों ने शैशवावस्था में ही दम तोड़ दिया। सिर्फ एक बेटे यशवंत ही जीवित बच पाए। सोचकर ही रूह कांप जाती है। और ये इतने सारे बच्चों का चले जाना कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये सीधा सीधा नतीजा था भयानक गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और इलाज की भारी कमी का। औपनिवेशिक भारत में एक दलित महिला होने के नाते संसाधनों का ये घोर अभाव उसी ढांचागत उत्पीड़न का एक बहुत ही क्रूर हिस्सा था। इन हालात ने रमाबाई जी के लिए मातृत्व को हमेशा के लिए एक गहरे दुख से जोड़ दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतने अकल्पनीय सदमे और पीड़ा के बावजूद वो कभी नहीं टूटे। वो डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के मिशन का एक अटूट स्तंभ बनी रहीं। उनका ये मानसिक संबल सच में इतिहास में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा। अब देखते हैं कि उनका ये साथ कैसे एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बना। उनका रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उन्हें प्यार से रामू बुलाते थे और वो उन्हें साहिब। कहते हैं ना कि एक साधारण भीवा को महान डॉक्टर अंबेडकर बनाने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है।
दोनों की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी उनके बीच गजब की समानता और सम्मान था। डॉक्टर अंबेडकर ने जब विदेश में अपने सबसे अकेले और मुश्किल दिन काटे, तब रमाबाई ही थीं जिन्होंने उन्हें वो मजबूत भावनात्मक सहारा दिया। 1941 में जब डॉक्टर अंबेडकर की किताब थॉट्स इन पाकिस्तान आई, तो उसका समर्पण पन्ना कुछ ऐसा था जो सबको हैरान कर गया। उन्होंने लिखा, उनके हृदय की अच्छाई, मन की कुलीनता, चरित्र की पवित्रता और संकट के समय में शांत भाव से कष्ट सहने की तत्परता के लिए। जरा ध्यान दीजिए, अंबेडकर जी वैसे अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन रमाबाई के लिए लिखे गए ये शब्द बताते हैं कि उनका असर कितना गहरा था। इस सफर में एक और किस्सा बहुत अहम है। रमाबाई की बड़ी इच्छा थी पंढरपुर मंदिर जाने की, लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से मंदिर में जाने से रोक दिया गया। इस घोर सामाजिक अपमान से डॉक्टर अंबेडकर इतने आहत हुए कि उन्होंने रमाबाई से वादा किया कि वो उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाएंगे। और यही वो व्यक्तिगत चोट थी जिसने आगे चलकर उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के उस ऐतिहासिक फैसले की तरफ मोड़ दिया। पर इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 27 मई 1935 को एक लंबी बीमारी के बाद महज 37 साल की उम्र में रमाबाई का निधन हो गया। इसके बहुत बाद 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता की और 56 में वो ऐतिहासिक जन धर्मांतरण हुआ। ये कितनी दुखद बात है कि जिस मौन तपस्या ने ये सब कुछ मुमकिन बनाया, वो खुद अपनी आंखों से इस कामयाबी को देखने के लिए जिंदा नहीं रही। आज पूरा देश उन्हें बहुत सम्मान के साथ रमाई या माता रमा के नाम से जानता है। वो सिर्फ एक महान व्यक्ति की पत्नी भर नहीं थीं, वो उन लाखों करोड़ों महिलाओं के अदृश्य संघर्ष की आवाज हैं जिन्हें अक्सर इतिहास की किताबों में कोई जगह नहीं मिलती। उनकी गरिमा, उनका असीम धैर्य और उनका वो मूक साहस सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमेशा एक ऐसा मील का पत्थर रहेगा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इतिहास ने ऐसी और कितनी मूक शिल्पियों को हमेशा के लिए भुला दिया है। उन सभी महिलाओं का वो अदृश्य श्रम जो इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों को जिंदा रखता है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ये महज अतीत की एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को बदलने की एक शुरुआत है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।